नमस्कार। इस सेट का सबसे तगड़ा प्रश्न, हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया? तो भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया? देखिए, होता क्या है कि पहलगाम नरसंहार आप सुने ही होंगे। कब होता है? 22 अप्रैल 2025 को। 22 अप्रैल 2025 को वो लोग डाक के आए थे। कौन लोग? आतंकवादी लोग। तो उसमें जो है भारत में जो भ्रमण करने गए थे पहलगाम में, 26 लोगों की मौत हो गई थी। धन पूछ के मारे थे ना, 26 लोगों की मौत हो जाती है। कब? 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला होता है। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर भारत कार्रवाई करता है। तो भारत कब स्टार्ट करता है कार्रवाई? 6 से 7 मई। 6 से 7 मई, इसको बोलेंगे 7 मई 2025। 7 मई 2025 को जो है भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाता है और पीओके के 9 आतंकी हमलों पर, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करता है और 9 आतंकी ठिकानों को उनको नष्ट कर देता है। इसके बाद फिर 8 मई को क्या होता है? 8 मई को पाकिस्तान फिर से 7 से 8 की रात को जो होता है, पाकिस्तान फिर से जो है ड्रोन और मिसाइल से भारत पे हमला करता है ना। फिर 8 मई सुबह को भारत का फिर से पलटवार होता है। जो भारत पलटवार करता है उसमें भारत ने जो है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को क्या कर दिया? एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। फिर 9 मई को और तेज़ गोलीबारी हो जाती है, यानी कि एकदम युद्ध स्तर पर यहाँ पर लड़ाई चालू हो जाता है। तो 9 मई को गोलीबारी तेज़ हो जाती है। पाकिस्तान ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिना मतलब उकसावे के गोली और अन्य हमले करने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है? फिर 10 मई को हमारे यहाँ प्रोग्राम भी था। ठीक है। 10 मई को क्या था कि सीज फायर की घोषणा हो जाती है। सीज फायर, इसलिए मुझे एक एक डेट याद है। सीज फायर की घोषणा हो जाती है। पाकिस्तान ने जो है डीजीएमओ के काल के बाद दोनों देशों ने क्या है, शाम को 5 बजे सीज फायर की घोषणा कर दी। तो ये याद रखिएगा कि हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया? तो आपका शुरू किया गया 7 मई 2025 को। 7 मई 2025 याद रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था इसलिए हम सबसे पहले कराए। तो देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसको बताइए। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य वर्ष 2040 रखा है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040 रखा है। भारत ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2032 रखा है। नहीं, 2032 नहीं रखा है, 2030 रखा है। कितना रखा है? 2030 रखा है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 2030। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य वर्ष 2029-30 रखा है। वर्ष 2029-30 नहीं रखा है, वर्ष 2027-28 रखा है। कितना रखा है? वर्ष 2027-28 रखा है। भारत ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य वर्ष 2026 रखा है। 2026 नहीं रखा है, 2028 रखा है। कितना रखा है? 2028 रखा है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। इसमें पहला ही सही है, भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040 रखा है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा केवल एक। ठीक है, केवल एक आंसर इज ए राइट आंसर। कह रहा है कि 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। देखिए, ऐसे प्रश्न देखते मान ही आप लोग भागने लगते हैं। भागना नहीं है, पकड़ के रखना है, क्योंकि यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। तो भाग जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। कह रहा है 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदें गतिज ऊर्जाएं समान। देखिए, गतिज यहाँ पे पूछा है, गतिज ऊर्जा। तो अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, तो इसको आप कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। 1/2 mv²। लेकिन इसमें 2 द्रव्यमान दिया है, एक 10 kg दिया है, एक 20 kg दिया है। तो यहाँ पे m1 हो जाएगा और यहाँ पे कंपेयर करेंगे 1/2 m2v²। ये v1² हो जाएगा। तो इसको कंपेयर करेंगे ना कि कौन सी मतलब गेंद जो है तेज़ी से गति कर रही है। ठीक है, तो 1/2 m1 v1² और 1/2 m2 v2²। ओके, तो इसको कंपेयर करेंगे। m1 की जगह 10 kg रख देंगे यहाँ पे। m1 की जगह पे 10 kg रखेंगे और यहाँ पे m2 की जगह पे 20 kg रखेंगे। ओके, ये चीज़ समझ में आ रही बात? चलिए, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 इंटू 10 इंटू v1² और इसको बराबर कर देंगे 1/2 इंटू 20 इंटू v2²। ठीक है, तो अब देखिए, इसको कंपेयर अगर हम करेंगे तो 1/2 यहाँ से कट जा रहा है, 1/2 यहाँ से कट जा रहा है। आप समझ रहे बात को? 1/2 यहाँ से कटा, 1/2 यहाँ से कटा। ओके, इसके बाद देखिए अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे v1 का स्क्वायर, ये v2 आएगा तो ये नीचे जाएगा, v2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा तो v1 हो जाएगा मान लीजिए। इसके बाद इधर से मान लीजिए इधर आपका 20 है ऊपर और नीचे इधर साइड 10 है, तो 10 इधर नीचे आ जाएगा 10। तो 10 से कम 10, 10 दूना 20, तो 2/1 आ रहा है, ऐसे मान के चलिए। तो या फिर 2 अगर इधर लेते आएंगे तो ये आपका v1 हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा। और जो v2 इधर अगर चला जाएगा, v2 अगर इधर चला जाएगा तो ये 2 मतलब स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट में हो जाएगा, v2 हो जाएगा, 2v2 हो जाएगा, √2v2 हो जाएगा। तो देखिए ज़्यादा मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा कुल मिला के? इसका आंसर ये हो रहा है कि जो कौन सी गेंद तेज़ी से गति कर रही है, तो 10 kg वाली गेंद तेज़ी से गति करेगी। 10 किलोग्राम वाली जो गति है मतलब गेंद है वो तेज़ी से गति कर रही है। ये चीज़ समझ में आई नहीं बात आपको? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 जून 1984 को गुरुवार था।
ठीक है, उल्टा पूछ लिया है, उल्टा मतलब पिछले साल का पूछ लिया है। 7 जून 1983 को क्या होगा, देखिए एक जो नॉर्मल वर्ष होता है ना, नॉर्मल जब एक मतलब ऑर्डिनरी ईयर होता है, उसको अगर 1 साल बाद अगर होता है तो उसमें 1 साल मतलब जो दिन होता है 1 साल का बढ़ जाता है। जो दिन होता है वो मतलब जैसे सामान्य वर्ष होता है, उसके अगले साल आप अगले वर्ष में आप जाएंगे, उसके अगले वर्ष में आप जाएंगे तो उसमें 1 दिन बढ़ता है। जबकि जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष जो होता है उसमें 1 दिन आगे जाएंगे तो उसमें 2 दिन बढ़ता है, 2 दिन बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए ये जो 1984 है ये लीप ईयर है। आप कहेंगे लीप ईयर कैसे पता चलेंगे, तो लीप ईयर मतलब होता है कि जो वर्ष होता है इसके लास्ट 2 डिजिट होता है ये 4 से भाग होंगे। ठीक है, हर 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है। तो आप समझिए कि इसको 4 से आप अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका ये 1984 लीप ईयर हो रहा है। लीप ईयर होता है इसमें, यानी कि 2 बढ़ा है 1983 से, ये 2 बढ़ा है। ठीक है, तो 2 बढ़ा है यानी कि गुरुवार था, गुरुवार में 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। अगला देखिए, भाग्य विधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डिस्टिनी। ट्रिस्ट विद, देखिए ये सब थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आप अगर देख के भागेंगे ना तो फिर कैसे मामला चलेगा, पढ़ ही नहीं पाएंगे, एग्जाम में आएगा यही तो फिर कहेंगे अरे पता नहीं क्या पूछ लिया, समझ में नहीं आ रहा है, बोलेंगे टफ क्वेश्चन पूछा था। तो इसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया, इसका आंसर होते ये दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने यह भाषण दिया था 14-15 अगस्त 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में एक विशिष्ट सत्र को संबोधित किया गया था। उसी के दौरान जो है उन्होंने कहा था कि भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण दिया था। ओके सर, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू की कुछ प्रमुख पुस्तक अगर आप बता देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। चलिए बताइए, जवाहरलाल नेहरू की कुछ प्रमुख पुस्तक के नाम क्या होंगे। एक होगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक होगा ग्लिम्पसेज, 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 ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसकी पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, तो भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी अगर आपसे पूछ ले तो अब आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक प्रधानमंत्री थे भारत के, थे 1947 से लेके 1964 तक, 1947 से लेके 1964 तक। ठीक है, तो वही 14-15 अगस्त के दौरान ये भाषण दिए थे। अच्छा, 14-15 अगस्त के दौरान एक महात्मा गांधी भी एक भाषण दिए थे, उस भाषण का नाम क्या, मतलब वो भाषण कौन सा था, तो महात्मा गांधी कौन सा भाषण दिए थे इसको बताइए। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हम जो है कल, मतलब 14 को बोले थे कि हम कल जो है अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, है ना। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का भी दिन होगा और गम का भी दिन होगा, खुशी के लिए, खुशी का भी दिन होगा और गम का दिन होगा। ये किसने बोला था, ये बोले थे महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं। देखिए ये सारे जो टर्म होते हैं ना, यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नॉर्मल प्रश्न का जमाना गया, नॉर्मल प्रश्न का जमाना चला गया कि पूछेगा कि अर्थव्यवस्था में ये कौन सा है, सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, ये सब प्रश्न पूछा जाता है, बट ये सब टर्म अब ज़्यादा पूछ रहा है। अब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, 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 स्टैगफ्लेशन मतलब उसमें मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है, मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है, एक साथ होती है। ठीक है, अच्छा ये टर्म दिया है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन मतलब क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन मतलब ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन, और मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन अगर दोनों एक साथ होते हैं तो उसको स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है। देखिए स्टैगफ्लेशन में क्या होता है ना, स्टैगफ्लेशन में मतलब कि जो बाजार में वस्तुओं की जो कीमत होती है और जो बेरोजगारी होती है दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, बेरोजगारी और वस्तुओं को कीमतें में दोनों में वृद्धि होती है, दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है सर, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए विधि की आत्मा मॉन्टेस्क्यू की है, हाँ ये बात तो सही लग रहा है। सामाजिक संविदा ये रूसो का है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। बृहत ज्ञानकोश, बृहत ज्ञानकोश वॉल्टेयर का नहीं, वॉल्टेयर का नहीं है। बृहत ज्ञानकोश तो उनका है, दिद्रो का है ना, तो बृहत ज्ञानकोश दिद्रो का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, दिद्रो। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा है। कॉमन सेंस आपका टॉमस पेन का है। तो ये सारी थोड़ा सी टफ क्वेश्चन की बुक है, बट कोई नहीं, आप यहाँ से अगर कर ले जाएंगे ना तो यही सब प्रश्न पूछेगा ही। कह रहा है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, किसी किसी एग्जाम में ना बहुत टफ क्वेश्चन दे देगा तो आप पहले हार मान जाएंगे, हार नहीं मानना है। ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 7, 8 क्वेश्चन टफ होंगे, इसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। आगे अभी देखिए मैं आगे बढ़ाऊंगा तो उसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन भी रहेंगे और बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। यहाँ से आपका कंप्लीट होना था, मैं लिखा हूँ ना कंप्लीट सिलेबस कवरेज, तो सिलेबस कंप्लीट होकर ही रहेगा। ठीक है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति ये कब हुई थी, आपका हुई थी 1688 में। कब हुई थी, 1688 में। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी, आपका दिया गया था 1793 में। कब दिया गया था, 1793 में।
है ना। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन होता है 1848 में। और बेस्टिल का पतन कब होता है? बेस्टिल का पतन होता है 1789 में। अगला देखते हैं, कार्य निम्न में से किसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की, देखिए अभी इजी क्वेश्चन नहीं आ गया कि नहीं, विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया बताइए? इंडिया गेट को किया गया है। क्या इंडिया गेट हो गया? इंडिया गेट को नहीं, इंडिया गेट तो बहुत पहले किया गया था ना। इंडिया गेट को बताइए कब किया गया है? गेट वे ऑफ इंडिया को कब किया गया है? 2.5 दिन के झोपड़े को कब किया गया है? इसमें किया गया है रामप्पा मंदिर को। रामप्पा मंदिर को कब किया गया? ये डेट बताइए। ये आपका मतलब किस वर्ष किया गया? आपका किया गया था 2021 में। कब किया गया था? 2021 में। रामप्पा मंदिर है कहाँ पे? यह है आपका तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। तेलंगाना में। तो वर्ष 2021 में तेलंगाना में जो है रामप्पा मंदिर को जो है यूनेस्को में शामिल किया था। 2021 में एक और धौलावीरा था ना, हाँ, जो धौलावीरा था उसको भी जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। धौलावीरा कहाँ पे पड़ता है? धौलावीरा आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अच्छा, 2021 में गया। 2024 में किसको यूनेस्को में शामिल किया गया? 2024 में किसको यूनेस्को में शामिल किया गया, इसको बताइए। तो मोईदम कहाँ पे पड़ता है? असम में पड़ता है, असम में। ठीक है, तो 2024 में मोईदम असम को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। अभी हाल ही में 2025 में किसको यूनेस्को में शामिल किया गया? आपका शामिल किया मराठा सैन्य परिदृश्य को। मराठा सैन्य, ये प्रश्न पूछ सकता है, मराठा सैन्य मराठा सैन्य परिदृश्य को जो है कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र तमिलनाडु के दौरान पड़ता है, वहाँ पे पड़ता है। तो इसको जो है यूनेस्को में शामिल किया, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। सबसे पहले यूनेस्को में किसको शामिल किया गया था? तो सबसे यूनेस्को में चार को शामिल किया गया था। कौन? अजंता की जो गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, है ना, आगरा का जो किला है, आगरा का किला है, ताजमहल है, इन सबको 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। कह रहा है बाल्टेरो, बियाफो एवं हिस्पर ग्लेशियर निम्न में से किस हिमालय में अवस्थित है? तो आपका यह किस हिमालय में अवस्थित है बताइए? बाल्टेरो, बियाफो, हिस्पर ग्लेशियर, यह किस हिमालय में स्थित है? ट्रांस हिमालय में कि महान हिमालय में? देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ट्रांस हिमालय कि महान हिमालय कि लघु हिमालय कि शिवालिक हिमालय। हिमालय के बारे में आप पढ़े हैं बताइए? तो आपका पड़ता है ट्रांस हिमालय में। कहाँ पड़ता है? ट्रांस हिमालय में पड़ता है। बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में पड़ता है। जो ट्रांस हिमालय होता है ये महान हिमालय के ऊपर, मतलब महान हिमालय के उत्तर में स्थित होता है। समझ में आ रहा है? महान हिमालय के उत्तर में स्थित होता है। इसके अंतर्गत जो है मतलब जो काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, कैलाश पर्वत हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। यहाँ पे जो है सबसे ऊंची इसकी पर्वत मतलब एक चोटी होती है, उसको मतलब क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं केटू गार्डविन अस्टीन, है ना, गार्डविन अस्टीन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर। ओके सर। और जो महान हिमालय है, महान हिमालय के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए? महान हिमालय, तो जो महान हिमालय होता है ना, इसमें मतलब यहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं हिमाद्री, है ना, हिमाद्री। यहीं पे माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर। महान हिमालय में 8848 मीटर की जो माउंट एवरेस्ट की चोटी यहाँ पे है। और केटू किस में है? केटू है ट्रांस हिमालय में। 8611 मीटर की। ये चीज़ समझ में आई बात को? आगे देखिए, कह रहे भगवान महावीर ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया? चलिए फटाफट चलते हैं। तो महावीर ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया बताइए फटाफट? किस अवस्था में गृह त्याग दिया? तो आप त्याग देते हैं 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, है ना, 30 वर्ष की अवस्था में त्याग देते हैं। भगवान महावीर किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है। और महावीर कौन से हुए गुरु थे? तो महावीर थे ये 24वें गुरु थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए महावीर जो स्वामी थे, इनकी मतलब ये सब पूछता है कि जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु, ठीक है, ये सब चीज़ पूछता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भगवान महावीर का जन्म मतलब जन्म कहाँ पे हुआ था और मतलब किस नदी के किनारे हुआ था, ये पूछता है। या पूछता है कि जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो किस नदी के किनारे हुई, ठीक है, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, ये सब सारी चीज़ें याद रखें। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस नदी किनारे हुई थी? वो आपका हुई था ऋजुपालिका नदी। ये सब प्रश्न पूछता है ना, ये सब याद होना चाहिए। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी किनारे। उनकी जो मृत्यु हुई थी, अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में हुई, मतलब किस वर्ष की अवस्था में हुई थी? 42 वर्ष की अवस्था में, है ना। और जो मृत्यु हुई थी उनकी, मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मृत्यु हुई थी आपका पावापुरी बिहार में। कहाँ हुआ था? पावापुरी बिहार में, है ना। पंच महाव्रत ऐसे करके दिया था, ब्रह्मचर्य वगैरह। कह रहा है कि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान, ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया? चलिए बताइए, किस राज्य के द्वारा चलाया जाता है? फटाफट बता दीजिए आंसर, ज़्यादा लेट ना करिए। हर खेत है तो खेत से संबंधित आप मार देंगे फटाक से, हरियाणा सरकार हो जाएगा। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान
संतुष्टि अभियान आपका गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया, गुजरात सरकार के द्वारा चलाया। माई स्कूल माई प्राइड अभियान आपका चालू हुआ हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। और माझी वसुंधरा अभियान, माझी वसुंधरा अभियान आपका चालू होता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं, अपना मिलान करते रहिएगा। चलिए इंग्लिश में दिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आँख से प्रश्न पूछता ही है ना। तो कह रहा है किस लेंस का उपयोग करके मायोपिया, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखिए जो मायोपिया होता है यह मतलब किस लेंस का उपयोग होगा इसमें होगा अवतल लेंस। कौन सा होगा? अवतल लेंस। एक होता है क्या बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है? उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसका नाम देखिए बड़ा है तो इसमें होगा उत्तल लेंस, इसका नाम मायोपिया है तो इसका छोटा बड़ा नाम अवतल लेंस। ऐसे करके आप याद रखेंगे। मायोपिया में क्या होता है ना कि इसमें जो वक्रता त्रिज्याएं हैं उसमें फोकस दूरी वगैरह कम हो जाती है, क्योंकि मायोपिया में मतलब निकट की वस्तु, मायोपिया में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है बट पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। हाइपरमेट्रोपिया में दूर दिखेगा, दूर का दिखेगा, और मायोपिया में निकट का दिखेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए। मायोपिया में निकट का दिखेगा और हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखेगा। और मायोपिया में निकट का दिखेगा तो दूर का नहीं दिखेगा, हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखेगा लेकिन निकट का नहीं दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। तो निकट दृष्टि दोष आप सुने होंगे, निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष में कौन सा मतलब यूज होता है? अगर इसकी प्रॉब्लम है तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज होता है, अवतल लेंस का। और अगर आपसे पूछे दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज होता है? दूर दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि दोष में होता है आपका उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस का यूज होता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, है ना, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष होता है इसमें द्विफोकल लेंस यूज होता है, द्विफोकल लेंस का यूज होता है। एक होता है अबिंदुकता, कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बोलते हैं, अबिंदुकता में कौन सा लेंस यूज होता है? उसमें बेलनाकार लेंस यूज होता है, बेलनाकार लेंस यूज होता है। आप बोलेंगे मोतिया बिंदु में कौन सा यूज होता है? मोतिया बिंदु का कुछ नहीं, उसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? ऑपरेशन। और वर्णांधता में तो वर्णांधता आपका मतलब वो अनुवंशिक बीमारी है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन ए, विद्युत स्तरीय टोस्टर आदि का निर्माण मिश्र धातुओं से किया जाता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से कम होती है। बताइए इसका कौन सा सही है, कौन सा गलत है? इसमें देखिए कथन कारण सही है, मिलाइए। विद्युत जो स्त्री होती है वो टोस्टर आदि का निर्माण मिश्र धातुओं से किया जाता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात एकदम सही है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से कम होती है? नहीं, अवयवी धातुओं से कम नहीं होती, अधिक होती है ना, अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत होगा। कथन ए सही है, बस मतलब कथन ए सही है और कारण गलत है। तो ये देखिए कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न आ गया फिर। देखिए ये प्रश्न एक जवाहरलाल नेहरू वाला मैं आपको बताया था, वो प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किसने डिकी बर्ड प्लान तैयार किया? डिकी बर्ड प्लान तैयार किया। तो डिकी बर्ड प्लान किसने तैयार किया? आपके तैयार करते हैं 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन। तो कब तैयार करते हैं? 1947 में। 1947 में। इसको कौन सा योजना बोलते हैं? इसको इस्मा योजना भी बोलते हैं, इस्मा योजना। अब आप पहली बार सुने होंगे। तो इस्मा योजना, इसमें क्या होता था कि इसमें जो है कि मतलब कहा गया था कि ये जो मतलब यह योजना है यह देश में हिंसा को, अशांति को इसको जन्म देगी, इसलिए इसको बाल्कन प्लान भी बोलते हैं, बाल्कन प्लान। ठीक है, इसलिए जो है इसे तुरंत जो है खारिज कर दिया गया, मतलब अस्वीकार कर दिया गया। नेहरू की मतलब ये सब जो योजना थे ये आपको 1940 में लेकर आए, कहाँ पे? मतलब उनके सामने लेकर आए, नेहरू के सामने। तो नेहरू जी ने इसको मतलब जो है तुरंत अस्वीकार कर दिया। तो डिकी बर्ड प्लान किसने तैयार किया? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके सर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है इसको बताइए, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? पानी क्या है? पानी तो लग रहा है स्त्रीलिंग है ना, बट पानी बोलेंगे अपवाद में आएगा कुछ। देखिए जो द्रव्यवाचक होते हैं, द्रव्यवाचक तो सारे मतलब स्त्रीलिंग ही होते हैं, बट कुछ द्रव्यवाचक जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि चाय हो गया, है ना, चाय, शराब और चांदी, स्याही, ये सब आपके स्त्रीलिंग होंगे। क्या होंगे? ये सब के क्या होंगे? ये सब आपके स्त्रीलिंग होंगे, है ना। बाकी जो ओवरऑल मतलब द्रव्यवाचक होते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो आपका पानी हो जाएगा। कहानी, मनी, रानी, ये सब स्त्रीलिंग है। वह मतलब वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, उससे क्या बोलते हैं बताइए? क्रिया के जिससे संबंध का बोध होता है। ये सब प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। हो जाएगा आपका करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता है?
निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी, अगर बजट की तैयारी चल रही है उसके उसमें कौन मतलब शामिल नहीं होता है, इसको बताइए। बताइए कौन नहीं होता है। देखिए वित्त मंत्रालय तो होता है, वित्त मंत्रालय यह होता है। प्रशासनिक वित्त मंत्रालय किस अनुच्छेद में आता है, वित्त जो आयोग होता है वो आपका अनुच्छेद 280 में आता है। प्रशासनिक मंत्रालय भी होता है, क्योंकि प्रशासनिक मंत्रालय के अंतर्गत जैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रक्षा हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, ये सब इन सब का मतलब प्रबंधन करते हैं, तो प्रशासनिक मंत्रालय तो होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और वित्त आयोग, तो वित्त आयोग तो होगा ही होगा, वित्त आयोग होगा क्योंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है ना, ये होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये नहीं होते हैं, तो ये बजट की तैयारी में शामिल नहीं होते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये किस अनुच्छेद में होते हैं, ये होते हैं आर्टिकल 148, आर्टिकल 148। ठीक है, इसका मतलब इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इनका मुख्य जो कार्य होता है वो बजट के बाद का कार्य होता है। जो बजट तैयार वगैरह हो जाता है उसके बाद इनका कार्य होता है। ठीक है, बजट की बात करते हैं, तो बजट के बारे में बता दीजिए दो चार चीज़ें, मैं पिछले पार्ट में करा चुका हूँ हालांकि, तो इसके बारे में बताइए। बजट किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 112 में है। बजट किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 112। देखिए बजट नाम नहीं है, नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। जो देखिए बजट जो था ना, पहले रेलवे मतलब एक रेलवे बजट था और आम बजट था, रेलवे बजट था और आम बजट था। इन मतलब इसके बारे में आपको बता दूं कि जो रेलवे बजट था और आम बजट, ठीक है, ये दो अलग अलग बजट थे। तो इनको पृथक कब किया गया था, इनको पृथक किया गया था 1924 में, 1924 में इनको पृथक किया गया था। किस समिति के अकॉर्डिंग, तो आपका किया गया था एक वर्थ समिति, एक वर्थ समिति आई थी 1924 में। उसके अनुसार क्या होता है, रेलवे बजट को आम बजट से पृथक कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद से 2017 तक भारत में दो बजट होते थे। कौन, एक रेलवे बजट, एक आम बजट, एक रेलवे बजट, एक आम बजट। ठीक है, फिर 2017 में क्या होता है, 2017 में फिर से मर्ज होता है, रेलवे बजट को और आम बजट को एक कर दिया जाता है, रेलवे बजट को और आम बजट को एक कर दिया जाता है। जो आम बजट तो दोनों को एक कर दिए, तो दोनों के जब एक कर दिए तो उनको उसको क्या बोले, उसको बोले यूनियन बजट बोले, क्या बोले, यूनियन बजट बोले। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो होता है हर वित्त वर्ष में इसको दोनों सदनों में इसको क्या करता है, पेश करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो बजट जो मतलब होता है यह किसके द्वारा पेश किया जाता है, आपका पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो वे थे के षणमुखम शेट्टी, के षणमुखम शेट्टी, है ना, शेट्टी, अरे सुनील शेट्टी नहीं, के षणमुखम शेट्टी। ठीक है, याद रखिएगा। और आपसे पूछ ले कि तो ये पेश किया जाता है ना। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक अभी तक बजट किसने पेश किया, तो पेश किए थे 10 बार। कौन किए थे, 10 बार, मोरारजी देसाई। कौन किया था, मोरारजी देसाई सबसे अधिक अभी तक जो है 10 बार पेश किया। वर्तमान में कौन पेश कर रही है, वर्तमान में पेश कर रही है निर्मला सीतारमण। अभी तक कितनी बार कर चुके हैं, 2025 में हुए, लगातार 8वीं बार पेश की हैं। ठीक है सर, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। खेलो बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण 1 मई 2025 को पूरी बीच ओडिशा में हुआ था। क्या ये बात सही है? हमें तो नहीं लग रहा है सही है, क्योंकि ये ओडिशा में नहीं लग रहा है, शायद दमन दीव में हुआ था क्या? दमन दीव में हुआ था ना, ओडिशा में हुआ था, दमन दीव में हुआ था, दीव में। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए असम में राहत अभ्यास का आयोजन किया। ये बात सही है। 17 मई 2025 को फीफा ने कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ को निलंबन से हटाया। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 सही है। तो 2, 3 कौन सा हो जाएगा? हाँ, केवल 2 एवं 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट, चलिए बताइए, यदि लिफ्ट नियत रूप से ऊपर की ओर जाती है, नहीं, नीचे की ओर त्वरित होती है, नहीं, नियत वेग से नीचे जाती है, नहीं, ऊपर की ओर त्वरित होती है। क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर त्वरित होती है, ऊपर की ओर त्वरित होती है। ठीक है, W = mg, तो उसमें जी में आप एक्सेलरेशन जोड़ देंगे, त्वरित होती है ना, ये हो जाएगा। हाइड्रोजन बम सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम सिद्धांत बताइए, किस सिद्धांत पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम सिद्धांत? नाभिकीय विखंडन की नाभिकीय संलयन, विखंडन नहीं होगा, संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संलयन हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था ये बता दीजिए। एडवर्ड टेलर ने किया था। ठीक है, ओके। तो हाइड्रोजन बम सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पे कौन सा बम है? ये बम है परमाणु बम, है ना, परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम तो आपको बता दिए ना, हाइड्रोजन बताइए ना, एडवर्ड टेलर। ठीक है, टेलर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? टेलर ने किया। और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ओपेनहाइमर ने किया। किसने किया? ओपेनहाइमर। अगला देखिए। अच्छा, करें सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेशन द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस।
द गार्डनर हैज वाटर्ड द बसेज। इसका आंसर देखिए क्या होगा। कह रहा है कि द बसेज हैव बीन वाटर्ड बाई गार्डनर। ये सही लग रहा है क्या? द बसेज आर बीइंग कहाँ से हो जाएगा? द यहाँ भी होगा द बसेज हैव बीन वाटर्ड बाई द गार्डनर। हैव बीन कहाँ से होगा? ये हैव बीन तो मान लीजिए होगा। द बसेज हैव बीन हैज बीन। अच्छा, यहाँ पे हैव बीन है, यहाँ पे हैज बीन है। द गार्डनर हैज बसेज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैज बीन, नहीं होगा, हैव बीन ही होगा। ओके सर। अगला देखिए, कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड। बहुत तगड़ा क्वेश्चन दे दिया। अरेंजमेंट ARRANGEMENT, ये तो सही है। केरवेस्टोन, ये थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। इनफ्लेमस क्या होता है? इनफ्लेमस नहीं होता है, इनफेमस होता है ना। फ्लेम तो दूसरा हो गया। इन फेमस होता है FAMOUS, ये होगा। तो इनकरेक्ट ये हो गया, फिर इसका आंसर ये होगा इनफेमस। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? देखिए, बिहार के पहला सत्याग्रही पूछा है। अब आप इसमें बताइए भारत के पहले सत्याग्रही कौन थे? भारत के पहले सत्याग्रही कौन थे? फिर पहले ये बता दीजिए, तब इसका आंसर बताइए। तो भारत के जो पहले सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। भारत के पहले सत्याग्रही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे सत्याग्रही कौन हो जाएंगे? दूसरे सत्याग्रही थे आपके जवाहरलाल नेहरू। मैं भारत स्तर की बात कर रहा हूँ, अभी बिहार में बताऊंगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही कौन हो जाएंगे? तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त, ठीक है। चलिए, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के पहले सत्याग्रही कौन हो जाएंगे? तो बिहार के पहले सत्याग्रही हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, श्री कृष्ण सिंह। देखिए, श्री कृष्ण सिंह जो है, इनको बिहार केसरी पे बोलते हैं, ठीक है। बिहार केसरी याद रखिएगा। बिहार से रिलेटेड अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि बिहार केसरी किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण सिंह को बोलते हैं। राजेंद्र प्रसाद को क्या बोलते हैं? राजेंद्र प्रसाद को काफ़ी सारी चीज़ बोलते हैं ना, जैसे आज़ाद शत्रु। राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद शत्रु बोलते हैं, आज़ाद शत्रु। देश रत्न, ठीक है। जयप्रकाश नारायण बहुत फेमस है बिहार के, जयप्रकाश नारायण, है ना। जयप्रकाश नारायण को मतलब उनकी क्या नाम, उपनाम? जयप्रकाश नारायण का क्या उपनाम हो जाएगा? तो जयप्रकाश नारायण का उपनाम हो जाएगा, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लोकनायक, ठीक है। श्री कृष्ण को बिहार केसरी। कर्पूरी ठाकुर बहुत फेमस, कर्पूरी ठाकुर, बिहार के कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर का नाम आपने सुना होगा, है ना, भारत रत्न। उनको जननायक बोलते हैं, जननायक, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिन्हा को क्या बोलते हैं? अनुग्रह नारायण सिन्हा को बोलते हैं विहार विभूति, ठीक है। जगजीवन राम को बाबूजी बोलते हैं। इस काफ़ी सारी चीज़ें। अगला देखने का है में से नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? नीति, NITI। चलिए बताइए, नीति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये सही है, ठीक है। जैसे इसरो का फुल फॉर्म बता दीजिए। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। UPI का फुल फॉर्म बता दीजिए। UPI का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखिएगा, ठीक है। MSME का फुल फॉर्म क्या होगा? MSME। तो MSME का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए फटाफट? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। RTI का फुल फॉर्म क्या होगा? राइट टू इन्फॉर्मेशन। एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा? एड्स, ये सब पूछता है भाई। एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद हो गया। आगे देखते हैं, गिफिन वस्तुएं किस नियम के अपवाद माने जाते हैं? इसका आंसर बताइए फटाफट। तो ये आपके मांग नियम के अपवाद माने जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए भाई, यह कहाँ किया गया? आपका किया गया है, नाम से बहुत बढ़िया लग रहा है। राष्ट्रपति तपोवन निकेतन आपका पड़ेगा कहाँ पे? देहरादून में। कहाँ पड़ेगा? देहरादून में। किसने किया उद्घाटन? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। द्रौपदी मुर्मू ने किया। कब किया है? 20 जून 2025 को। 20 जून 2025 को राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है। ओके सर, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है, अच्छा तो इंग्लिश में है, इंग्लिश से पूछा है क्या? 26 27 से देखते हैं। 27, हाँ,
27 वाला प्रश्न तो हम आपको करा चुके हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले की कार्रवाई में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया? 7 मई 2025 को। निम्नलिखित में से किसे वेनेजुएला में कोनुको और ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है? बताइए इसका आंसर। किसको जाना जाता है? तो आपको जाना जाता है कृषि को, तो कृषि तो काफ़ी सारे हैं। स्लैश एन बर्न कृषि को, वाणिज्यिक कृषि को, ड्राई लैंड। तो वेनेजुएला में कोनुको एवं ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जाना जाता है स्लैश एंड बर्न कृषि को, स्लैश एंड बर्न कृषि को जाना जाता है। देखिए कुछ कृषि मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक होता है मिल्पा कृषि। मिल्पा कृषि को मतलब कौन से देश में जानते हैं उसको? मैक्सिको में। मैक्सिको और मध्य अमेरिका। ठीक है। वेनेजुएला में कौन सी कृषि होती है? वेनेजुएला में कौन सी कृषि होती है? वेनेजुएला में होती है कोनुको, यही होती है कोनुको। ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको? ब्राज़ील में कौन सी कृषि होती है? ब्राज़ील में होती है रोका। समझ रहे हैं बात को? मध्य अफ्रीका में कौन सी कृषि होती है? मसोले होती है। चलिए भारत में बता दीजिए। भारत का ही कृषि बहुत सारी चीज़ें। भारत में झूम कृषि आप नाम ने सुना होगा। भारत की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो भारत में झूम की कृषि होती है। झूम कहाँ पे होती है? आपका होता है उत्तर पूर्वी राज्य में झूम की कृषि होती है। मध्य प्रदेश में कौन सी कृषि होती है? मध्य प्रदेश में कृषि होती है वेबर दहिया। ये प्रश्न हम आपको पिछले पार्ट में करा चुके हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सी कृषि होती है? आंध्र प्रदेश में कृषि होती है आपका पोंडू पेंडा। ठीक है। और झारखंड में कौन सी कृषि होती है? झारखंड में होती है आपका पाम नहीं यार, झारखंड में पामलू नहीं होता है। पामलू वहाँ पे होता है, मणिपुर में होता है ना? पामलू मणिपुर में होता है, सॉरी। पामलू जो होता है, एक मिनट, पामलू होता है जो, ये आपका मणिपुर में होता है, मणिपुर में, है ना? मणिपुर में होता है। झारखंड में वो होता है, झारखंड में कुरुआ होता है, कुरुआ झारखंड में। तो ये काफ़ी सारे कृषि के नाम है। ये प्रश्न यहाँ से भी पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? किसकी सर्वाधिक संभावना है? बता दीजिए, फटाफट बताइए। किसकी संभावना है? फर्न का नहीं, लाइकेन का हाँ, मास का हाँ, छत्रक मशरूम का नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 एवं 3। तो मास और लाइकेन जो होता है, ये आपको मतलब मृदा सतह पर जीवित पाए जाने की अधिक संभावना होता है। लाइकेन किसको बोलते हैं? लाइकेन। चलिए लाइकेन के बारे में बताइए थोड़ा सा। लाइकेन क्या होता है बताइए? लाइकेन जो होता है ना, एक कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। कवक एंड शैवाल का सहजीवी होता है। कवक एंड शैवाल का क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है इसमें। ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब यह जो है लाइकेन होता है ना, वह किसी यार उसको बोल दीजिए काई टाइप का। ठीक है। या किसी भी जगह उग सकता है, मृदा की आवश्यकता नहीं होती है, ये नहीं कि मिट्टी की आवश्यकता होगी इसको। ठीक है। मास क्या होता है बताइए? मास वो होता है ना ब्रायोफाइटा। ठीक है। ये मतलब ब्रायोफाइटा टाइप का होता है इसमें। चलिए, कारण निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। लॉयल आयोग जो है किसने बनाया था? लॉयल आयोग हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन, तो होगा नहीं, है ना? लॉयल आयोग था आपका लॉर्ड एलिगन हो जाएगा। मैकडोनाल्ड आयोग हो जाएगा आपका कार्जन, ये तो सही है। स्ट्रेची आयोग लॉर्ड एलिगन नहीं, लॉर्ड लिटन देखिए उसने उल्टा दे दिया है। ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसा समझ लीजिए कि जो लॉयल आयोग है ये आपका लॉर्ड एलिगन ने शुरू किया था। किसने लाया था? लॉर्ड एलिगन। और मैकडोनाल्ड आयोग ये तो सही है, कर्जन के द्वारा था। स्ट्रेची आयोग था लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रेची आयोग था आपका लॉर्ड लिटन। ठीक है। स्ट्रेची आयोग किसका था? लॉर्ड लिटन का था। ऐसे याद रखिए। तो इसका कार्य निम्नलिखित में से कौन युग्म विचार के कौन सा सही सुमेलित है? केवल 2 सही है, केवल 2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए जाने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा था? मुक्ति दिवस मनाए जाने का कारण कौन सा था बताइए? मुक्ति दिवस मनाए जाने का कारण क्या था? मुसलमानों के पृथक निर्वाचन दिए जाने पर? नहीं, कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर। कांग्रेस देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर, ये बात एकदम सही है। ओके सर, याद रखिएगा। चलिए, कोपेन द्वारा उत्तरी बिहार की जलवायु कैसी है? देखिए बिहार को आप ऐसे विभक्त करते हैं। बिहार का मैप हो गया, ये आपका उत्तर हो जाएगा, है ना? ऊपर साइड उत्तर, ये नॉर्थ साउथ। तो इसमें बोल रहा है कि उत्तरी बिहार की जलवायु कैसी है?
कोपेन के द्वारा। देखिए काफ़ी सारे मतलब वैज्ञानिक थे, वे आपके अलग अलग मतलब बिहार के क्षेत्र को अलग अलग जलवायु में मतलब विभाजित किए हैं ना। तो उत्तरी बिहार की जो जलवायु थी वो आपका CWG थी। क्या थी? CWG। CWG दिख रहा है? CWG कैसी थी? CWG है ना, CWG। CWG। और साउथ की जलवायु कैसी थी? साउथ की जलवायु कैसी थी? साउथ की जलवायु थी AW। AW AW। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार CWG होगा, और साउथ की जो जलवायु होगा वो आपका AW होगा। ये प्रश्न बार बार पूछता है, तो इसको याद रखने की आवश्यकता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की क्रिया क्या है? बताइए। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की क्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है कि कार्यपालिका प्रक्रिया है कि न्यायिक प्रक्रिया है कि विधायिक प्रक्रिया है? तो ये आपका जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या हो जाएगा? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग है ये आपका किसी भी सदन में पेश किया जाता है ना। किसी भी सदन, कोई भी सदन में महाभियोग जो है आपका पेश किया जा सकता है किसी सदन में। कि किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद आर्टिकल 61। आर्टिकल 61, ठीक है। राष्ट्रपति पर जो है संविधान के उल्लंघन पर आरोप लगाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है राष्ट्रपति को जो है 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। 14 दिन पहले की मतलब सूचना उसको दे दी जाती है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कब कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है, जो इस पद की शपथ लेने वाली पहली हिंदू महिला भी हैं? तो पहली हिंदू महिला ये कौन बनी है? तो ये आपका बनी है 14 मई 2025 को। 14 मई 2025 को अनीता आनंद को जो है कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। ओके सर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्रक मतलब किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती है? किसमें नहीं होती है? तो मोनेरा में नहीं होती है ना। मोनेरा में नहीं होती है। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। मोनेरा किसी कोशिका है? मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कैसी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जिसको बोलते हैं आदिम कोशिका। कौन सी कोशिका बोलते हैं? आदिम कोशिका, है ना। आदिम कोशिका बोलते हैं। इसमें जो है मतलब प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता है। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ओके। तो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें तो पूर्ण विकसित केंद्र पाए जाते हैं, बट जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा, कह रहा है कि यदि पिता के द्वारा बच्चे को यक्ष गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होगा तो वह लड़का होगा कि लड़की होगी, कि लड़की होगी कि लड़का होगा? चलिए बताइए। यक्ष गुणसूत्र, चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, है ना। यदि के द्वारा बच्चे को यक्ष गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होगा तो लड़का होगा कि लड़की होगी? तो वह लड़की होगी। क्या होगी? पहले ये जान लीजिए, वह लड़की होगी। देखिए, यक्ष गुणसूत्र, मनुष्य में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। एक यक्ष गुणसूत्र होता है, एक वाई गुणसूत्र होता है। एक यक्ष गुणसूत्र होता है, एक वाई गुणसूत्र होता है। महिला में मैं महिला की बात कर रहा हूँ ना, फीमेल। तो फीमेल में कौन से गुणसूत्र होते हैं? फीमेल में यक्ष गुणसूत्र होते हैं। और मेल में जो है यक्ष और वाई गुणसूत्र होते हैं। कौन से गुणसूत्र होते हैं? यक्ष और वाई गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पुरुष होते हैं, पुरुष में जो ये यक्ष गुणसूत्र होते हैं, यह यह उनको किससे मिलता है? यह उनको अपनी माँ से मिलता है। किससे मिलता है? अपनी माँ से मिलता है। और जो ये वाई गुणसूत्र होता है वो उनको अपने पिता से मिलता है। मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ, है ना। उनको वाई गुणसूत्र अपने पिता से मिलता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और लड़का होगा या लड़की होगा, ये इसके जिम्मेदार भी माता नहीं, पिता ही होते हैं, है ना। बांग्लादेश तथा त्रिपुरा के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। बांग्लादेश तथा त्रिपुरा, देखिए जो त्रिपुरा होता है, त्रिपुरा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। 3 ओर से यह घिरा है, ठीक है। जिसको शून्य सीमा रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य सीमा रेखा बोलते हैं। बांग्लादेश से जो है भारत के 5 राज्य लगते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, ठीक है। और ऊपर मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से ही लगती है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर होती है। अगर आपसे पूछे कि कौन से देश की सीमा भारत से सबसे ज़्यादा लगती है, तो बांग्लादेश जिसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर, ठीक है। अगर पूछे पाकिस्तान से कितनी लगती है? पाकिस्तान से, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए पाकिस्तान से सीमा कितनी लगती है भारत की। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किस संस्था की सिफारिश पर घोषित की जाती है? किस संस्था की सिफारिश पर घोषित की जाती है? बताइए फटाफट। आपका घोषित किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग,
एक ट्रेन की गति 108 किलोमीटर पर सेकंड है, ट्रेन के द्वारा 11 सेकंड पूछ रहा है, 11 से। देखिए यहाँ पे किलोमीटर हावर में दिया है, ये सब तुरंत ही देखिएगा फटाफट जैसे ही आया प्रश्न। तो किलोमीटर में दिया है, पूछा किस में है, मीटर में पूछा है, और सेकंड मीटर पर सेकंड होता है, तो इसको पहले 108 किलोमीटर पर सेकंड को इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करो। आई बात समझ में, इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने में क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। 108 गुणित 5/18, 5/18, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 56 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। तो दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी में 30 गुणित 11 हो जाएगा, 30 गुणित हो जाएगा 11 33, 330 किलोमीटर, 330 मीटर हो जाएगा, 330 मीटर। एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धगोला पूछ लिया, अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 3πr²। तो 3 गुणित पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का स्क्वायर मतलब आर, देखिए व्यास 14 है, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। यहाँ पे आर की वैल्यू पूछा है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 14 का आधा हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, ठीक है। 7 एकम 7, 7 एक 7 से काट गया, तो इसको मल्टीप्लाई करिए फटाफट। तो 22 नहीं 66, 66 × 7, 6 7 42, 42 के 2, 6 7 42, 42 4 46, 462 आ रहा है, 462। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का भाग है, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का भाग है, कौन सा हो जाएगा। आपके 20 पंथी होंगे, हाँ तो होंगे, तारापंथी होंगे, ये भी होंगे, है ना। स्थानकवासी ये नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, 1 एवं 2, ठीक है। देखिए क्या बता रहा था अभी, एक चीज़ ध्यान में आया कि मैं वो बता दूं आपको। हाँ, बौद्ध संगीत तो काफ़ी सारी हुई है ना, जैन संगीत भी होती हैं। बौद्ध संगीत से, ये तो जैन पूछा यहाँ पे, तो बौद्ध बौद्ध संगीत जैसे अजातशत्रु कालाशोक, है ना, राजगृह कुंडलवन, ये सब में बौद्ध संगीत हुई है। बौद्ध संगीत तो सबको याद होता है। जैन संगीत भी 2 हुई हैं, जैन संगीत भी 2 हुई हैं। कहाँ कहाँ हुई है, एक जैन संगीत हुई है आपका पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, है ना, और एक संगीत हुई है वहाँ पे बल्लभी गुजरात में, बल्लभी गुजरात में, जो पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीत हुई थी उसकी अध्यक्षता, मैं जैन की बात कर रहा हूँ, है ना, याद रखिएगा, बौद्ध नहीं जैन। तो जो पाटलिपुत्र में जैन संगीत हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किया था, उसकी अध्यक्षता किए थे स्थूल भद्र, याद रखिएगा। और जो बल्लभी में हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, देवार्धी क्षमा, श्रवण कब हुआ था, तो पाटलिपुत्र वाला हुआ था 200-300 के आसपास, मान लीजिए 298 के दौरान, 298 BC, है ना। और ये जो बल्लभी वाला हुआ था ये कब हुआ था, ये कब हुआ था 512 AD में, 512 AD में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ ये बस इतना याद रख लेंगे ना, प्रश्न पूछेगा, क्योंकि बौद्ध संगीत तो आपको याद ही होगा, राजगीर कुंडलवन, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जैन संगीत होगा 2 होता है, ये 2 हुआ था, एक पाटलिपुत्र में, एक बल्लभी में। पाटलिपुत्र में अध्यक्ष कौन किया था, स्थूलभद्र, और बल्लभी में कौन अध्यक्षता किया था, देवार्धी क्षमा श्रवण। पाटलिपुत्र वाला कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 298 BC से 300 BC के आसपास, और जो बल्लभी वाला हुआ था ये आपका 512 AD में हुआ था, ये चीज़ याद रखिए। अगला कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तमिल पोर्ट्रेट ऑफ ए कम्युनिटी के लेखक कौन है। चलिए बताइए, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे आपका निर्मला लक्ष्मण। चलिए GI टैग बताइए फटाफट, GI टैग किसको, GI टैग कहाँ से मिला है, खांसी हैंडलूम को आपका मेघालय में मिला है ना। सागरी बिन को कहाँ मिला है, सागरी बिन को मिला है आपका राजस्थान में, सागरी बिन को कहाँ मिला है, राजस्थान में। वारंगल कहाँ मिला है, वारंगल को आपका तेलंगाना मिला है। बनारसी शाही, तो नाम से स्पष्ट है, बनारसी शहनाई उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पहले B यानी 2 4 2 4 और 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ये 2 4 3 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है, पुष्प के विभिन्न भागों में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बता दीजिए भाई साहब। तो बादल होता है, पुष्प का भाग बादल होता है, पुष्प में पंखुड़ी भी होती है, पुष्प में पुंकेसर भी होता है, पुष्प में स्त्री केसर भी होता है, मूलांकुर नहीं होता है ना। तो कौन सा नहीं है, केवल 5। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है, स्वाइन फ्लू बताइए फटाफट, स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा, है ना, विषाणु के द्वारा। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू को क्या बोलते हैं, H1N1,
H1N1। बर्ड फ्लू को क्या बोलते हैं? बर्ड फ्लू को H5N5 बोलते हैं ना। H5N1 बोलते हैं, H5N1 बोलते हैं। बर्ड फ्लू को क्या बोलते हैं? बर्ड फ्लू को H5N1 बोलते हैं। वो भी आपका विषाणु से ही होता है। वो आपका किसका होता है? वो भी आपका विषाणु से ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत की संचित निधि पर भारित है? भारत की संचित निधि पर भारित है, इसको बताइए। भारत की संचित निधि पर भारित है राज्य परिषदों के अध्यक्ष वेतन और भत्ते, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते। हाँ, किसी मध्यस्थ अधिकरण के किसी निर्णय के लिए अपेक्षित धनराशि, ये भी बात सही है। उपराष्ट्रपति की और वेतन भत्ते, ये भी है। ये नहीं होगा। 234 ये राइट आंसर। अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है भाई, इसको बताइए। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में स्थापना होती है, ये तो बात एकदम सही है। किसकी सिफारिश पे हुई थी? तो ये आपका केंद्रीय अन्वेषण जो ब्यूरो है, किसकी सिफारिश पे हुई थी स्थापना, बताइए। ये हुई थी संथानम समिति की सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे? संथानम। अगला कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है 1964 में हुआ था। 1964 में हुआ था, ये बात सही है। ये भी बात सही है ना। इट इज़ अ राइट आंसर। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में हुआ था। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में, ये भी बात तो सही लग रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1993 ना होके ये हुआ था 1992 में। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। ठीक है सर, याद रखिएगा। तो यही सुमेलित नहीं है। बलबन द्वारा शुरू की गई सिजदा एवं पैबोस प्रथा किससे प्रेरित थी? सिजदा एवं पैबोस प्रथा किससे प्रेरित थी, इसको बताइए। तुर्की जनजातीय रीति रिवाजों से नहीं, मंगोल प्रशासनिक नहीं, ईरानी परंपरा से। ईरानी परंपरा से यह था। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील, भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सांभर झील हो जाएगा ना। लवणीय झील पूछ रहा है, सांभर झील हो जाएगा। कहाँ पे है सांभर झील? राजस्थान में। राजस्थान में है ना, राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी मतलब झील कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील। कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। आप गए हैं? नहीं गए? मैं गया हूँ। ठीक है। भारत की भूभाग पर निम्नलिखित में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? तो किसका विस्तार सर्वाधिक है भाई? जलोढ़ मृदा का। जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक। पूरे मतलब देश के कुल क्षेत्रफल में लगभग 40% ये मृदा जलोढ़ मृदा ही है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? जो नदी द्वारा लाए गए विभिन्न अवसाद होते हैं उनके निक्षेपण से होता है। ठीक है। काली मृदा को रेगुर मृदा बोलते हैं। काली मृदा को रेगुर मृदा बोलते हैं ना। इसमें मतलब वो ज़्यादा पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, आयरन वगैरह। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है शाही नौसेना विद्रोह के दौरान नाविक बीसी दत्त को जहाज की दीवारों पर निम्नलिखित में से किस नारी को लिखे जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया? बताइए। इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया है ना कि आप परेशान हो जाएंगे। तो भारत छोड़ो लिखे जाने के आरोप में बीसी दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। शाही नौसेना विद्रोह यह कब शुरू हुआ? ये आपका शुरू हुआ था 1946 में। 1946 में शुरू हुआ था, है ना। लाइटिंग किड किस खिलाड़ी की पुस्तक का नाम है? अच्छा, उपनाम है। लाइटिंग किड किस खिलाड़ी का उपनाम है? लाइटिंग किड बता दीजिए। विश्वनाथन आनंद। लाइटिंग किड विश्वनाथन का नाम है। हिमा दास को क्या बोलते हैं? हिमा दास को बोलते हैं ढींग एक्सप्रेस। हिमा दास को क्या बोलते हैं? ढींग एक्सप्रेस। मैरी कॉम को क्या बोलते हैं? मैरी कॉम को बोलते हैं सुपर मॉम। पीटी उषा को क्या बोलते हैं? पीटी उषा को बोलते हैं उड़न परी, गोल्डन परी, है ना। उड़न परी, गोल्डन परी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये आपका कहाँ पे किया गया? आपका किया गया नीदरलैंड में, है ना। नीदरलैंड में किया गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कुछ अगर हम आयोजन की बात ही कर लेते हैं इस बार, याद रखिएगा। देखिए यही सब प्रश्न तो पूछता ही है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? रॉटरडैम नीदरलैंड में। अगर आपसे पूछे कि 8वीं अभी 2025 में हुआ है 8वीं हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? आपका हुआ है मस्कट, ओमान में। मस्कट, ओमान। 8वीं हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, ओमान। अगर आपसे पूछे 46वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये सब प्रश्न पूछता है। कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। कुआलालंपुर मलेशिया में। छठा बिमस्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? आपका हुआ है बैंकॉक, थाईलैंड में। बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है। तो 46वां शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में, 8वीं हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, ओमान में, और 6वें बिमस्टेक सम्मेलन हुआ है बैंकॉक, थाईलैंड में। अगर आपसे पूछ ले कि 18वां प्रवासी दिवस कहाँ पे हुआ है? 18वां प्रवासी दिवस
18वां प्रवासी दिवस कहाँ हुआ है? आपका हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला देखिए, कह रहा है इसके स्थान पे क्या आएगा? 3 से 300 243 हुआ है। तो 3 से 243 कैसे हो रहा है? 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 त्रिक और 3 8 त्रिक 24, 3 एकम 3, तो 243 आ गया। तो 3 का कितने? 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81, 81 3 243, 5 बार हो रहा है। 3 का पावर 5 होता है, 5 का पावर 5 कर दीजिए। 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 1225, 1225 पंचे 3125, 3125, 3125 इज राइट आंसर। ठीक है। कह रहे अब्राहम 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करिए। तो कोण ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला आप सर्वप्रमुख फार्मूला आपको तो याद ही होगा, मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 घंटा। रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। रखिए 11/2 मिनट की जगह पे क्या रखेंगे? 30। ठीक है, 30 माइनस 30 गुणित घंटा। घंटा क्या है? 3। तो 2 यहाँ से इसको काट लीजिए, ऐसे काटिए। चलिए इसको ऐसे अगर हम काट लेते हैं तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 ग्राम में कितना होता है? 11 150 और 15 165। 15 ग्राम 165, 165 माइनस 30 तिहाई 90, 90। तो 165 में अगर हम 90 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा, है ना। 75 डिग्री इज राइट आंसर। तो फार्मूला याद रखेंगे, आंसर आ जाएगा। एक बेरोजगार व्यक्ति को परिभाषित किया जाता है। कैसे किया जाता है बताइए? आप बेरोजगार हैं कि नहीं बेरोजगार हैं, बता दीजिए। तो जो कार्य नहीं करता है, नहीं, जो काम चाहता है परंतु काम नहीं मिलता है, जो काम चाहता है परंतु काम नहीं मिलता है, यही सही है भाई। इसे भाई आप चाहेंगे काम, तो अगर आपको काम नहीं मिला तभी तो आप बेरोजगार माने जाएंगे, है ना। बेरोजगारी आंकड़ा कौन जारी करता है? बेरोजगारी आंकड़ा वो ENSS के द्वारा जारी किया जाता है, ENSS है ना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर के में स्टार्च पाचन के पाचन से संबंधित है? स्टार्च पाचन से कौन संबंधित है बताइए? ये आपका संबंधित है एमाइलेज। ठीक है, क्या हो जाएगा? एमाइलेज हो जाएगा, है ना। तो मानव शरीर में मतलब कौन सा एंजाइम मानव शरीर के स्टार्च के पाचन से संबंधित है? एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज। लाइपेज का काम क्या होता है बताइए? लाइपेज का काम क्या होता है? लाइपेज जो होता है ना, वह वसाओं को मतलब कि वसीय अम्ल को जो है वो आपका ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है ना। वसीय अम्ल को ग्लिसरॉल में। ओके। तो भाई साहब फ़ोन फिर से आ गया, मुझे जाना पड़ेगा, बट 58 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए कराते हैं फटाफट, 10 मिनट में सारे क्वेश्चन करा देते हैं ना। क्वेश्चन देखिए, आंसर बताते चलिए आप। ओके सर, चलिए देखिए। कह रहा है मानव संबंध में निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक यानी पेसर मेकर कहते हैं? किसे गति प्रेशर मेकर बोलते हैं? तो उसको आलिंद निलय नोड को नहीं बोलेंगे सीरा आलिंद नोड को बोलते हैं, है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम का भाग नहीं कौन सा बताइए? कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? देखिए वाहिनिका होती है, वाहिका भी होती है, तंतु भी होता है। चालनी नलिका नहीं होती है, चालनीय नलिका नहीं होती है। जो चालनीय नलिका होती है आपका फ्लोएम का भाग होती है। किसका भाग होती है? फ्लोएम का भाग होती है। देखिए जाइलम के कौन कौन भाग होते हैं? जाइलम के होते हैं वाहिका होती है, ठीक है, जाइलम तंतु होता है, जाइलम वाहिनिकाएँ होती हैं और जाइलम मृदुतक होता है, ठीक है। फ्लोएम के कौन कौन भाग होते हैं? फ्लोएम के कौन कौन भाग होते हैं बताइए? फ्लोएम के कौन कौन भाग होते हैं? तो फ्लोएम के भाग होते हैं आपका चालनी नलिका होती है और सहचर कोशिकाएं होती हैं, मृदुतक भी होता है, फ्लोएम मृदुतक होता है, फ्लोएम फाइबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये केंद्रक रहित होते हैं? नहीं, ये केंद्रक रहित नहीं होते, है ना। इसमें ये हीमोग्लोबिन से युक्त होते हैं? नहीं, ये अनियमित आकृति के होते हैं। हाँ ये सही है, केवल 3 सही है। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाओं को WC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। इनकी संख्या मानव शरीर में 5 से 9,000 तक होती है, 5 से 9,000 तक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीर्थंकर और उनके सूची का मिलान करें। ऋषभ का क्या हो जाएगा? ऋषभ का चिन्ह क्या हो जाएगा? ऋषभ का वृषभ हो जाएगा। ऋषभ। अजीतनाथ का गज हो जाएगा। अरिष्ट नेमी का शंख हो जाएगा। महावीर का सिंह हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपसे पूछा कि जैन धर्म में एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन थी, एकमात्र महिला तीर्थंकर थी मल्लीनाथ, 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 जो कि 19वीं तीर्थंकर थी, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल का कहाँ व्यतीत किया, सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया बताइए। तो सर्वाधिक वर्षा काल व्यतीत किया इन्होंने जो है श्रावस्ती में। कहाँ पे, श्रावस्ती में, ठीक है। समय नहीं है, बाकी डिटेल में अगले पार्ट में करा दूंगा, डोंट वरी। क्षणिकवाद एवं आनंदवाद दर्शन किस धर्म से जुड़ा है, आपका यह जुड़ा है बौद्ध धर्म से। किससे जुड़ा है, बौद्ध धर्म से जुड़ा है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ पे खोदा गया है, आपका कहाँ पे खोदा गया बताइए, इसका आंसर बताइए। आपका खोदा गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे खोदा गया है, अरुणाचल प्रदेश में। पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्व स्तरीय एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पे किया गया, आपका किया गया है 29 मई 2025 को पटना में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो आपका 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, मतलब यह आपका अधिनियम, मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है, 1993 में होता है। कब होता है, 1993 में होता है। बिहार में मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ पे है, पटना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए मिलान करिए फटाफट। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है, माउंट फ्यूजियामा कहाँ पे भाई, तो माउंट फ्यूजियामा जापान में है। माउंट एटना कहाँ पे है, माउंट एटना इटली में है। माउंट रेनर आपका यूएसए में है। माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में है। पेरिकुटिन मैक्सिको में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताइए। चलिए कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये बात सही है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये भी बात सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का छठवां नहीं है यार, 7वां है ना, 7वां बड़ा देश है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी यहाँ पे भारतीय मानवकर पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। सिलिका मात्रा आग्नेय चट्टान की अम्लीयता को दर्शाती है, क्या ये बात सही है, बताइए। क्या ये बात सही है, एकदम सही है ना। सिलिका की मात्रा कम होने पर अम्लीय मैग्मा का शीतलन तीव्र गति से होता है, क्या तीव्र गति से होता है, क्या तीव्र गति से होता है, नहीं हमको तो नहीं लग रहा है होता है तीव्र गति से, क्योंकि इसमें अगर सिलिका की मात्रा अधिक करें तब होता है तीव्र गति से, है ना। तो केवल 1 सही है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे बताइए फटाफट। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, केसी नियोगी। वर्तमान में कौन है, अरविंद पनगड़िया 16 में, है ना। विजयनगर साम्राज्य में किस जिला को किस नाम से जाना जाता था, जिला बताइए, जिला आपका कोट्टम। निम्नलिखित में से किस चोल शासक द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया, किस चोल शासक के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया, राजा राज प्रथम। ये राजा राज प्रथम कब से कब तक के रहते थे, ये आपके थे 985 से 1014 ईस्वी के आसपास में, है ना, 1014 ईस्वी के आसपास। तो किस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कौन कराते हैं, राजा राज प्रथम। ओके सर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में इसरो द्वारा अंतरिक्ष मिशन EO-09 जो असफल रहा, निम्नलिखित से किस प्रक्षेपण द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपका लॉन्च किया था PSLV C61। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चलिए इकाई बताइए। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप बता लेंगे। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, कृत कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि केवल अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो कौन सी अदिश राशि भाई, ये नहीं होगा। द्रव्यमान तापमान ऊर्जा इज अदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट के प्रणोदन में शामिल होता है, तो रॉकेट के प्रणोदन में कौन सा शामिल होता है बताइए। न्यूटन गति का तीसरा नियम, है ना। न्यूटन गति का तीसरा नियम, अगर एक न्यूटन का फार्मूला होता है F बराबर यमी, यह किस नियम के अनुसार आता है, या किस नियम से आता है, आपका आता है सेकंड नियम से, है ना, सेकंड नियम से। ओके सर, याद रखिएगा। चलिए, और न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा आती है, न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम बोलते हैं, जिसको गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, है ना। 10वीं अनुसूची के तहत किसी सदन की सदस्य निर्भरता के प्रश्न का निपटारा कौन करता है, तो कौन करता है बताइए। आपका करता है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन सा भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, कौन नहीं है, इसका आंसर बताइए, कौन नहीं है। तो इसमें हो जाएगा लिखित संविधान होगा, ये स्वतंत्र न्यायपालिका भी होगा, द्विसदनीय विधायिका होगा, ये नहीं होगा। राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होगी। निम्नलिखित में से मिलान करिए। चलिए,
तो भाई साहब मिलान करिए फटाफट, कौन कहाँ पे? कमला प्रसाद बिसेसर, ये नाम आप सुने होंगे, ये आप नाम सुनेंगे। त्रिनाथ एंड टोबैगो के हो जाएंगे। मार्क कॉर्नी आपके कनाडाई प्रधानमंत्री हैं। एंथनी एल्बनीज आपके ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं। कीर स्टारमर, ये आपको मैं करा भी चुका हूँ। कीर स्टारमर ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की? आयुर्वेद दिवस कौन सा हो जाएगा बताइए? आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। 23 सितंबर इज राइट आंसर। 23 सितंबर। 23 सितंबर। 22 मई को क्या मनाया जाता है बताइए? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 7 मार्च को क्या मनाया जाता है? औषधि दिवस। 23 मई को क्या मनाया जाता है? 23 मई को कछुआ दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? कछुआ दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ। कहाँ गया? चार्ल्स मेटकॉफ। ये सब प्रश्न देखते ही फटाक से हमारी आंसर और आगे बढ़ जाइए। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी अकादमी की स्थापना कहाँ होती है? ये कहाँ होती है भाई? होती है सूरत में। कहाँ पे होती है? सूरत में होती है। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का संयंत्र था? यह हिंदू एवं मुसलमानों का संयंत्र था, आपका बोला था जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने। जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने बोला था। प्रिंस ऑफ वेल कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है आपका संबंधित है गोल्फ से। किससे संबंधित है? गोल्फ संबंधित है। ये प्रश्न का आंसर बताइए फटाफट। कह रहा है कि एक परीक्षा में 60 लड़कियों की औसत अंक 15 है और 40 लड़कियों का औसत अंक 30 है, तो मल्टीप्लाई करिए फटाफट। तो कह रहा है कि जिस समूह में लड़के और लड़कियाँ एक साथ रखे हैं उस समूह का औसत पूछ रहा है, तो 60 × 15 और 40 × 30, 40 × 30, ठीक है। और टोटल पूछ रहा है तो टोटल 60 इधर हो गया लड़की और 40 लड़के, तो टोटल 60 40 100 हो जाएगा। 15 छक्का 90, इधर 900 हो जाएगा और प्लस 5 चौक 20, इधर 200 हो जाएगा। नहीं 5 चौक 20, कैसा कर रहा हूँ? अच्छा ये 5 चौक नहीं, ये 30 है। 40 3 4 3 12, 1200, 1200 बटे 100, तो 1200 बटे 100 हो जाएगा। 1200 + 900 कितना होता है? 2100। 2100 2100 बटा 100, 2100 मतलब 21 आ जाएगा आंसर। 21 इज राइट आंसर। 21 इज राइट आंसर। आगे बढ़िए। कह रहा है एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य इतना है, क्रमिक छूट के बाद उसे 2448 में दिया गया। पहली छूट 10% तो दूसरी छूट क्या होगा? लीजिए इसको सॉल्व करके आप आंसर बता दीजिएगा, ठीक है, समय कम है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क हो गया। मान लीजिए 86 नंबर। 87 नंबर कह रहा है कि सैन्याभ्यास उनसे संबंधित देशों का सही मिलान करें। सैन्याभ्यास एवं उनसे संबंधित देशों का मिलान करें। धर्म गार्जियन में आपको बता चुका हूँ, ये करा चुका हूँ। धर्म गार्जियन भारत और जापान। शक्ति अभ्यास मैं पिछले पार्ट में कराया हूँ। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस, ठीक है। इकोवेरिन भारत मालदीव। इंद्र INDRE आरी रूस, भारत और रूस। अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा विधानसभा के परिषद के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है भाई बताइए फटाफट? कुल सदस्य का 1/6 भाग। कुल सदस्य का 1/6 भाग, आर्टिकल 171 के अनुसार। अगला कह रहा है कि हाल ही में पुष्कर कुंभ का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया? पुष्कर कुंभ। तो पुष्कर कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? आपका हुआ है उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में हुआ है। इज राइट आंसर। इज राइट आंसर। ग्रैना निम्नलिखित में से किसका घटक है? ग्रैना किसका घटक है? आपका हरित लवक का घटक है। हरित लवक का घटक है। हरित लवक की खोज किसने की थी? हैकेल ने की थी, है ना। हरित लवक देखिए 3 लवक होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हरे रंग का होता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो रंग बिरंगा होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वे रंगहीन होता है। हाल ही में नेपाल के किस ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित कर दिया गया? किसको मृत घोषित कर दिया भाई? याला ग्लेशियर को। याला ग्लेशियर को। चलिए इस अभिक्रिया को पूरा करना है, बताइए फटाफट। A2O3 + 6HCl 2AlC3Cl3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर इक्वेशन नंबर इसमें हो जाएगा 3 वाटर निकलेगा ना यहाँ से। आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 जल निकला है, 3 जल, ठीक है। अगला देखिए कर हाल ही में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां देश कौन सा बना है? तो 123वां देश कौन सा बना है बताइए? 123वां देश बना है आपका अंगोला। कौन सा बना है? अंगोला। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? संविधान नहीं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कर है भारत के, चलिए इस कथन का विचार करिए भाई, विचार करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अच्छा असत्य पूछा है यहाँ पे, असत्य पूछा है, ठीक है। असत्य, कौन सा कथन असत्य है भाई? कह रहे हैं भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई, एकदम सही है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। थल सेना के नहीं किए हैं, वायुसेना के किए गए हैं ना, वायुसेना के। आलोक जोशी पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये तो सही है, ये सही, ये गलत है, केवल 2 गलत है ना। अजय कुमार तो ये तो सही है, केवल 2। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार में आयोजित किया गया? पहली बार बिहार में आयोजित किया गया 7वां, ठीक है। CaSO4 2H2O का नाम क्या है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैं ये आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, जिप्सम, है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करिए? इसके कथन पर विचार करिए, आगे बताइए, आंसर बताइए। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी भी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु नहीं बदलता, एकदम सही है। सही है।
हाँ सही। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी जो संबंध होते हैं, आबंध होते हैं कि नए टूटने और जुड़ने से पदार्थों का निर्माण होता है, ये भी बात सही, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए M2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? नोबेल गैस बताइए। नोबेल गैस आर्गन हो जाएगी और क्या? आर्गन नोबेल गैस है, आर्गन नोबेल गैस है। NaCl में कौन सा बंध उपस्थित होता है? NaCl में कौन सा बंध होता है? NaCl में आयनिक बंध होता है ना, आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध होता है। वैद्युत संयोजक बंध को, वैद्युत सहसंयोजक बंध को, उसको वैद्युत संयोजक बंध को आयनिक बंध बोलते हैं। कैसा लगा जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, इस वीडियो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। बाय बाय।